वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान पंकज भटपाल जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशन के सपने जो आपने जोड़े हुए हैं वो साकार होंगे या नहीं होंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हर्ष का सवाल लेंगे, मुंबई से सवाल भेजा है। इनकी उम्र 38 साल की है। 3 करोड़ इकट्ठा करने हैं इनको 15 साल में। करंट एसआईपी चल रही है 10,000 की, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, टाटा के स्मॉल कैप में और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। और इनको जो है 20,000 की और एसआईपी करनी है, तो वो कौन सा फंड हो, फिलहाल का फंड मिक्स कितना डाइवर्सिफाइड है, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, दोनों इनको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं इनके मुताबिक, तो क्या रिटर्न निकल जाएं या निवेश रोक दें। फ्लेक्सी कैप में से कौन सा फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करना चाहिए, एचडीएफसी का या पराग पारेख का, और या दोनों में ही कर लें। और रिडीम करने हो पैसे अगर ज़रूरत हो तो कहाँ करें, और बाद में निवेश करना हो तो फिर वो कैसे किया जाए अगर कहीं और करना हो तो बहुत सारे सवाल। एंड थैंक यू सो मच, काफ़ी क्लैरिटी भी है हर्ष आपके सवाल में, सो कंग्रेचुलेशंस ओवर देयर। बुनियादी तौर पे तो सारे ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी रिटर्न चेजिंग कर रहे हैं ये थोड़ा सा मिड कैप कैटेगरी में, हाँ पंकज जी, और खुश भी नहीं है। बताइए क्या करें। कविता, गुड इवनिंग। एंड बिल्कुल सही आपने समझा है क्वेश्चन को। और ये अक्सर होता है ऐसा, बट हम बात करें एक करके। पहले इनकी बात करते हैं जो एसआईपी कर रहे हैं। तो 40,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, 20,000 रुपये ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो 60,000 रुपया यदि प्रति माह निवेश करते हैं और 12% का मैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं, तो 3 करोड़ रुपए ये आसानी से अचीव कर पाएंगे ऐसा लगता है। तो 15 साल में 3 करोड़ जो टारगेट है वो तो इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आज के हिसाब से 3 करोड़ की बात कर रहे हैं तो ये 3 करोड़ नहीं बल्कि ज्यादा के बारे में सोचें। और इसके लिए सिंपल तरीका है, 10% से स्टेप अप कर लें। और 10% से स्टेप अप करेंगे तो 15 साल में 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये करना है। दूसरी बात यह है कि अगर 20,000 बढ़ाने हैं तो कहां करें। तो इनके पास देखिए जो फंड्स हैं उनमें मैं कुछ नई एसआईपी को ऐड करने की बात करूंगा। एक है व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी कैप फंड, दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड। ये दो फंड ये ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। जहां तक सवाल है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी है, दोनों में ओवरलैपिंग है नो डाउट। मैंने देखा कि करीब 21 कॉमन स्टॉक्स हैं, तो 40% के आसपास ओवरलैप है। लेकिन दोनों फंड्स अच्छे हैं और आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप बने रहें। आपको किसी भी फंड से निकलने की जरूरत नहीं है। और रही बात मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की और टाटा स्मॉल कैप फंड की, तो देखिए आपने जब इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था तो ये देख के किया था कि ये फंड बेस्ट परफॉर्म कर रही थी उस वक्त। तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देख के आपने इन्वेस्ट किया और तब सोचा भी होगा मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आपका जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म का रहेगा। अब पिछले 1 साल में यदि इन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इनकी कैटेगरी में, और वैसे हम जानते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ, मिड कैप में भी करेक्शन देखा, और विद इन कैटेगरी भी चलिए मानते हैं कि इन स्कीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट अगर आप ये जानते हो कि जिस वक्त इन्वेस्ट किया था उस वक्त ये स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो इसका मतलब फंड मैनेजर्स अच्छे थे, अच्छे हैं। कुछ समय के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो फंड मैनेजर्स फिर से कुछ काम कर रहे होंगे। उनका जो स्टाइल है वो शायद इस वक्त काम नहीं कर रहा है पर आगे करेगा। तो हमेशा जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर पर भरोसा रखिए। आपका होराइजन कम से कम 5 साल तो होना ही चाहिए। और ये दोनों ही स्कीम मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं, तो आपको इनमें बने रहना चाहिए। ये थीमेटिक एडवांटेज फंड आईसीआईसीआई प्रू का क्या होगा सर? यस, देखिए कविता, हम देखते हैं अक्सर कि निवेशक अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ साथ एक या दो थीम में भी निवेश करते हैं। और ये अच्छा भी है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेशित रहिए। पर जिस वक्त पर कोई थीम जैसे कभी डिफेंस अच्छा करती है, कभी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करती है, कभी कंजम्पशन अच्छा करती है, तो उसमें उस वक्त पर थोड़ा निवेश किया जा सकता है ताकि आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो इस तरह से हम कोर पोर्टफोलियो और साथ में एक छोटा सेटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं। पर गलती क्या होती है निवेशकों से कि जो थीम ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुकी होती है वो उसमें निवेश करते हैं, तो एंट्री गलत समय पे होती है। फिर क्या होता है, चलिए आपने एंट्री तो कर ली, पर कई बार क्या होता है वो थीम अब इतनी अच्छी नहीं रही मान लीजिए, लेकिन उसमें से एग्जिट नहीं कर पाते, तो ऐसे में नुकसान हो जाता है।
तो ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड है, ये एक थीम में नहीं बल्कि एक साथ मल्टीपल थीम्स में निवेश करता है। तो इससे फायदा यह है कि निवेशक को कि आपको डिसाइड नहीं करना है कि कब आपको किस थीम में एंटर करना है और कहां से निकलना है। तो एक तो इसमें एक से ज्यादा थीम्स होंगी और दूसरा फंड मैनेजर्स खुद डिसाइड करेंगे कि कब उन्हें किस थीम में रहना है और कब वहां से उन्हें दूसरी थीम में मूव करना है। और साथ ही यदि हम देखें, अगर खुद से आप थीम में इन्वेस्ट करेंगे, बार बार समय समय पर आप उसमें से एग्जिट करेंगे, फिर री एंट्री करेंगे किसी और थीम में, तो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जब ये फंड लेवल पर होता है तो आपके हाथ में ये टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। तो इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पोर्टफोलियो था बहुत अच्छा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें इस तरह का एक फंड ऐड करना जो कि समय समय पर जहां उम्मीद करेंगे कि थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिले ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो हर निवेशक के लिए नहीं कि आप शुरुआत इस तरह के फंड से करें, पर अगर आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो इस तरह का एक फंड ऐड करना मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति मानी जा सकती है। चलिए चंद्रशेखर जी का सवाल लेते हैं। इनकी उम्र 45 साल की है और 1.25 लाख रुपए ये हर महीना निवेश करते हैं एसआईपी के जरिए और 15 साल तक करना चाहते हैं और 10,000 पर मंथ सिल्वर ईटीएफ में, 10,000 गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हैं। 10 साल तक ये प्लानिंग है। नेट अमाउंट 1.45 लाख एज एसआईपी म्यूचुअल फंड्स बोल रहे हैं और पुट टुगेदर सिल्वर का इन्होंने क्रॉस कर लिया होगा। ये कह रहे हैं 15 साल दोनों में करेंगे, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं पूरे निवेश को, म्यूचुअल फंड्स में भी और गोल्ड एंड सिल्वर में भी। 10% से स्टेप अप करेंगे अपनी एसआईपी को। तो अब मेरे पास तो फंड्स की डिटेलिंग है नहीं सर, इन्होंने दी नहीं है शायद हमें, लेकिन अपना मोटा मोटा इन्होंने अमाउंट बता दिया है जो कि आपका अच्छा खासा निवेश ये कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है और सवाल किस पर क्या पूछ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा। बट इन एनी केस कुछ कैलकुलेशन की बदौलत बताइएगा सर, 15 साल में कितना इकट्ठा कर पाएंगे? कविता देखिए, ये तो मैं बता दूंगा कि अगेन 12% के सीएजीआर पर कितना बन सकता है। अगर सीधी सीधी बात करें, दोनों का हम 12% का ही रिटर्न मानकर चलें, क्योंकि अब तो गोल्ड और सिल्वर का भी सीएजीआर देखते हैं तो उससे ऊपर है। इक्विटी का भी हम हमेशा 12% मानकर चलते हैं। तो 1,45,000 रुपया हर महीना यदि निवेश करें और 10% से स्टेपअप भी कर रहे हैं, प्लस ये कह रहे हैं कि 3 साल से ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि इक्विटी फंड्स में कर रहे होंगे, बाकी सिल्वर गोल्ड में तो 3 साल से शायद ही होगा। लेकिन फिर भी सब हम आइडिया लगाएं तो करीब करीब 12 करोड़ रुपए ये इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल में। अब इनका लक्ष्य कितना है वो भी नहीं पता और स्कीम के नाम भी नहीं पता, बट एक 12 करोड़ रुपया जो है एक अच्छी खासी राशि है। तो मेरे हिसाब से ये अपना जो गोल है उसे अचीव कर लेंगे। अगर अलग अलग बात करें, हम देखिए 1.25 लाख की एसआईपी इनकी इक्विटी में है, उसकी बात करें तो करीब 10 करोड़ तो वहीं बन सकते हैं इनके, और 20,000 की एसआईपी गोल्ड एंड सिल्वर में है तो 10 साल में वहां भी देखें तो 65 लाख के आसपास बन सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है 12 करोड़ रुपए के आसपास की उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अच्छा होगा चंद्रशेखर जी अगर स्कीम भी आपको भेज दें तो मैं या कोई भी दूसरा जो भी एक्सपर्ट यहाँ पर होंगे वो उनकी स्कीम पर भी राय देंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा रहेगा। चलिए, कॉर्पस तो आप अच्छा खासा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसको रफ्तार देने के लिए अब सही फंड्स हैं या नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, अगर पोर्टफोलियो आप भेजना चाहें तो ज़रूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे आनंद जी का, बैंगलोर से हैं ये। इनको 5 लाख रुपए इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं 3 साल के लिए। पावर या आईटी बेस्ड फंड्स ये पूछ रहे हैं, सही होंगे या नहीं। अब इसके अलावा कुछ और फंड्स हैं या नहीं सर, उसकी जानकारी नहीं है। बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने पावर और आईटी के बारे में सवाल पूछा है। तो मुझे ये बताइएगा कि सेक्टोरल बेस्ड 3 साल के लिए कैसे होंगे? अगर पहला निवेश है तो क्या करना चाहिए? देखिए, कोई डाइवर्सिफाइड फंड लेते भी हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप ले लिया मान लीजिए, या लार्ज कैप ही ले लिया, तो उनमें ये थीम्स तो कवर होंगी ही। और जिस तरह का माहौल आईटी में दिखाई दे रहा है, कि आईटी बेस्ड फंड लेना सही होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप बताइए क्या अप्रोच रखें आनंद जी? देखिए कविता, आपने सही कहा। पहली बात तो कि आईटी सेक्टर इस वक्त इतना प्रेशर में है कि एआई का थ्रेट ऐसा लग रहा है, हालांकि जो समय बताएगा। ऐसा नहीं कि एआई की वजह से जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका काम पूरा बंद हो जाएगा, पर इस वक्त पर जिस तरह से प्रेशर है तो आईटी सेक्टर में निवेश करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा।
पावर की बात करें तो हालांकि पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम इतनी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त पर ओवरऑल जो मार्केट का मूड माहौल है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निवेशकों को थीमेटिक या सेक्टरल फंड में निवेश करने की बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स, वो भी फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। अब आते हैं कि हम डायरेक्टली बात करें आनंद की, तो क्योंकि आनंद के बारे में मुझे पता नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो में बाकी क्या है। दूसरी बात है कि होराइजन जो है सिर्फ 3 साल का है और लमसम निवेश करना है। तो 3 साल के हिसाब से इस वक्त पर जो मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश करना भी नहीं बनता है। वैसे तो मतलब सेक्टोरल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, पर डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी 3 साल के हिसाब से निवेश ना करें इस वक्त आप। इसके बजाय यदि आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। और हाइब्रिड में जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, या बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के मल्टी एसेट एलोकेशन और इक्विटी और डेट वाले जो हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें निवेश किया जा सकता है। एक बात मैं जरूर यहाँ पे ऐड और करूंगा, निवेशक कई बार ये बात सोचते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, लॉन्ग टर्म होराइजन है, बट क्या होता है शुरुआत में ही यदि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो कई बार साइकोलॉजिकली थोड़ा सा निराशा होती है और फिर इन्वेस्टर्स एग्जिट भी कर लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त पर हालांकि समय अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी में निवेश करने के लिए, जब भी मार्केट में गिरावट हो वही अच्छा समय होता है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा उठापटक होगी तो निराशा भी हो सकती है। इसके लिए मुझे लगता है कि शुरुआत में तो आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स या फिर जो हाइब्रिड फंड्स हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। चलिए, डाइवर्सिफाइड या हाइब्रिड स्कीम्स, क्योंकि देखिए आपकी ड्यूरेशन भी है 3 साल, थोड़ा सा वो जोखिम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए भी थोड़ा सतर्क आपको कहा जा रहा है कि आप रहें। खैर, कोई और सवाल हो आनंद जी, कोई और क्लैरिटी चाहिए हो, या अपना पुराना पोर्टफोलियो अगर आपके पास जो है वो भेज सकते हैं हमें, आपको और क्लैरिटी से हम जवाब दिलवाएंगे। लेकिन पंकज जी, फिलहाल समय समाप्त हुआ मेरी इस पेशकश में। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। और दर्शकों को जाते जाते हम छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। अगर यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं, और एक एक करके आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम इस शो पर करते हैं। सवाल भेजते रहिए। नमस्कार। The global economy